नमस्ते। हम अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ब्लू वन इंक से आयुषी जैन हूं। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने बुधवार की शाम को धवल पटेल जी की पुस्तक भारत के जनजातीय क्रांतिवीर के विमोचन और विवेचना के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। ये परिमाण है कि इस पुस्तक, कार्यक्रम और विषय की महत्वपूर्णता का। सेशन शुरू करने के लिए मैं विशिष्ट पैनल का परिचय देना चाहूँगी। पैनल के सबसे पहले सदस्य श्री जी किशन रेड्डी जी, एक भारतीय राजनेता और पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे 2019 से सिकंदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। पैनल में हमारे दूसरे सदस्य श्री राजीव चंद्रशेखर जी, एक भारतीय राजनेता हैं। वे स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री हैं। वे कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के एक उद्यमी टेक्नोक्रेट हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया है। वे केरल के भाजपा के चौथे केंद्रीय मंत्री भी हैं। हमारे साथ श्री समीर उरांव जी भी हैं। श्री समीर उरांव जी भाजपा नेता हैं। वे झारखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 23 मार्च 2018 को वे 78 से 27 प्रथम वरीयत वोट प्राप्त करके राज्यसभा के लिए चुने गए। हमारे साथ श्री राम सिंह राठवा जी भी हैं। श्री राम सिंह राठवा जी गुजरात से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे 1942 से 1994 के दौरान 2 बार गुजरात से राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री राठवा जी को 1984 में एसोसिएशन ऑफ वर्किंग आर्टिस्ट द्वारा मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। वे गुजरात में कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और जनजातीय विकास कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्री उदय महोरकर जी हैं। श्री उदय महोरकर जी एक भारतीय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं। वे इंडिया टुडे समूह के वरिष्ठ उप संपादक थे। अक्टूबर 2020 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उदय महोरकर जी के पास राजनीति, सामाजिक मुद्दों, धार्मिक संघर्ष और ग्रामीण और शहरी विकास का व्यापक अनुभव है। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ 33 साल तक काम किया है। वह वीर सावरकर, मार्चिंग विद अ बिलियन एंड और सेंटर स्टेज जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक भी हैं। हमारे साथ छठवें पैनलिस्ट श्री प्रियांक कनुंगो जी हैं। श्री प्रियांक कनुंगो जी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय चेयरपर्सन हैं। वह मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग की देखभाल की है। वह आरटीई एक्ट 2009 के तहत बच्चों के अधिकारों के प्रभावी निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारे साथ श्री अनंत नायक जी हैं। श्री अनंत नायक जी भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वे भारत की 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उड़ीसा के किन्नौर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान श्री अनंत नायक जी को पर्यावरण संरक्षण, वंचित वर्गों के कल्याण, आपदा राहत और पुनर्वास सहित अन्य क्षेत्रों के कानून के विभिन्न स्थानों के साथ काम करने का अवसर मिला। हमारे साथ श्री अभिनव प्रकाश जी हैं। श्री अभिनव प्रकाश जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा की युवा शाखा का और भाजपा के दलित आउटरीच कार्यक्रम सामाजिक संवाद की केंद्रीय टीम के भी सदस्य हैं। प्रकाश जी एसआरसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे विभिन्न प्रकाशनों में हिंदी और अंग्रेज़ी के नियमित संपादक भी हैं। हमारे साथ श्री धवल पटेल जी, हमारे लेखक, जनजाति से आने वाले युवा नेता हैं। उन्हें इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी क्षेत्र में 12 साल का अनुभव प्राप्त है। इस दौरान उन्होंने देश व विदेश में भी काम किया है। इसके अलावा वह एक कॉलमनिस्ट भी हैं और वह पब्लिक पॉलिसी, अर्थव्यवस्था विषय पर 100 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। वर्तमान में धवल पटेल जी भारतीय जनता पार्टी की इकाई अनुसूचित जनजातीय मोर्चा से जुड़े हुए हैं। वे पिछले 15 माह से भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं।
हमारे साथ श्री अनंत नायक जी भी हैं। श्री अनंत नायक जी भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मोर्चा अध्यक्ष हैं। वे भारत की 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उड़ीसा के क्योंझार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान श्री अनंत नायक जी को पर्यावरण संरक्षण, वंचित वर्गों के कल्याण, आपदा रहित और पुनर्वास सहित अन्य क्षेत्रों के कानून के विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करने का अवसर मिला। अब कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं श्री धवल पटेल जी को उनके नवीनतम पुस्तक भारत के जनजातीय क्रांतिवीर के बारे में श्रोतों को जानकारी देने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित जो अभी थोड़ी देर में होने वाले हैं, वैसे हमारे इंडिया के कल्चर और टूरिज़्म मंत्री किशन रेड्डी जी, हमारे इंडिया के आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी, हमारे बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर ओराव जी, हमारे ट्राइफेड के चेयरमैन राम सिंह राठवा जी, हमारे इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हिस्टोरियन, लेखक और मेरे मेंटोर उदय माहुरकर जी, हमारे एसटी कमीशन के मेंबर अनंत नायक जी, नेशनल चाइल्ड कमीशन के मेंबर चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो जी, और हमारे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश जी, और बाकी पधारे हुए मेरे मित्रगण और सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी अपने कीमती समय निकाल के ये बुक लॉन्च में आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज़ादी के 75 साल के अंतर्गत हमने जो मोदी जी और कल्चर मिनिस्ट्री के तरफ से जो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का पूरा हम लोग एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसके ध्यान में हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे अनसंग हीरोज़ थे, जिनको कभी हिस्ट्री में जगह ही नहीं मिली, जिनकी कहीं पे चर्चा ही नहीं हुई, उन सब हीरोज़ को एक एक करके चिन्हित करके उनको सेलिब्रेट करना है। तो ये जो मैंने बुक लिखी है वो हमारे 75 ऐसे ट्राइबल क्रांतिवीर के बारे में है जिनको हमने सम्मिलित करके उनके बारे में चर्चा की है। इसकी नींव रखी गई 2021 में झारखंड में, जब हमारे भारतीय एसटी मोर्चा का कार्यकारिणी बैठक चल रहा था। वहाँ पे हमने 40 ऐसे जनजाति क्रांतिवीर की एक प्रदर्शनी लगाई, और वो प्रदर्शनी देख के जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे, आम लोग थे, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, मंत्रीगण थे, नेतागण थे, उनको वो प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने भी पहली बार सुना, वो खुद ट्राइबल समुदाय से आ रहे थे, तभी उन्होंने पहली बार सुना कि ऐसे हमारे ट्राइबल्स के फ्रीडम फाइटर थे। और तभी हमने ये निश्चय लिया कि हमको ट्राइबल्स के ऊपर एक डिटेल में किताब लिखनी है, और क्योंकि ये 75वां साल है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, इसलिए हमने सोचा हम लोग 75 ऐसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हर एक स्टेट से चिन्हित करके उनके बारे में डिटेल रिसर्च करके वो क्षेत्र के लोगों से बात करके हम लोग डिटेल में ये इस पर बुक लिखेंगे। ये बुक ऐसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की है जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए पहले मुग़लों से लड़े, उसके बाद अंग्रेज़ों से लड़े, और उन्होंने प्राण की आहुति दी, लेकिन कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं था। ये मैंने जो किताब लिखी है सिर्फ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पे ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे, लेकिन ट्राइबल का पूरा मूवमेंट उन्होंने लीड किया, जैसे तेजपाल जी, गुरु गोविंद जी, अल्लूरी सीतारामन राजू जी, वो पूरा ट्राइबल के लिए पूरी ज़िंदगी खपाई और उन्होंने जान की आहुति दी। तो वैसे भी लोगों का यहाँ पे बुक में बातचीत किया गया है। ये बुक जब हमारी तैयार हुई अक्टूबर 2022 में और इनिशियल कॉपी आई, तो उसी दरमियान हमारा गुजरात में भी चुनाव चल रहा था, और ये इनिशियल किताब हमने प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, सतीश जी और समीर जी को भेजी, और उन सब ने बुक को बहुत सराहा, और फिर डिसीजन लिया गया कि जो हमारा गुजरात चुनाव चल रहा था उसके अंतर्गत हम लोग साउथ गुजरात उनाई से लेके नॉर्थ गुजरात अंबाजी तक 10 दिन का आदिवासी गौरव यात्रा निकालने वाले थे। तो अमित शाह जी और उन्होंने तय किया कि ये बुक का जो सॉफ्ट लॉन्च है वो वहाँ पे ही किया जाए, तो अमित शाह जी के द्वारा ये बुक का सॉफ्ट लॉन्च उनाई गुजरात में किया गया है। वैसे ही हम लोग और ये जो हमारा आगे पैनल डिस्कशन होगा उसमें हम लोग एक डिटेल में बात करेंगे कि कौन से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, कैसे थे, हमने कैसे इसका पूरा रिसर्च किया और क्या रह गया और आगे हम लोग को क्या करना है। इसके अलावा हम लोग हमारे जो मुख्य मेहमान हैं जी किशन रेड्डी जी और राजीव जी अपना डिटेल में स्पीच देंगे
उसके बाद हमारा पैनल डिस्कशन होगा। लेकिन मेरा व्यक्तित्व ख़त्म करने से पहले मैं अपना दूसरी बुक का लॉन्च भी यहाँ से मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। मेरी दूसरी बुक जो अक्टूबर 2023 में रिलीज़ होने वाली है वो है मोदी विद ट्राइबल्स। मोदी जी एज अ सीएम एंड मोदी जी एज अ पीएम, और अलग अलग भाजपा राज्यों में जो भाजपा सरकार ने ट्राइबल्स के लिए काम किया उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। तो ये बुक पूरा डॉक्यूमेंटेशन करेगी कि भाजपा सरकार और मोदी जी ने राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे क्या क्या ट्राइबल्स के लिए ये लास्ट 20 साल में काम किया है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री धवल जी। अब मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएँ। उससे पहले हमारे लेखक श्री धवल पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सामान्य अतिथियों को श्रीमद् भगवद गीता भेंट करें। मैं श्री समीर उरांव जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्लीज़ मंच पर आएँ। मैं श्री राम सिन्हा राठवा जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएँ। श्री उदय माहौरकर जी, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। श्री प्रियांक कनुंगो जी, श्री अनंता नायक जी, आप प्लीज़ मंच पर आएँ। और आखिरी में मैं श्री अभिनव प्रकाश जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्लीज़ मंच पर आएँ। मैं श्री धवल पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे सारे पैनलिस्ट को गीता भेंट करें। मैं श्री समीर उरांव जी से अनुरोध करूंगी कि वह धवल पटेल जी की बुक के बारे में कुछ श्रोतागणों को कुछ सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रगति मैदान के अंदर पुस्तक मेला के इस सभागार में हमारे श्रीमान धवल पटेल जी के द्वारा संकलित लिखित हमारे देश के ट्राइबल अनसंग हीरोज के जीवनी उपलब्धियों के पुस्तक के विमोचन के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे ट्राइबल कमीशन के सदस्य आदरणीय अनंत नायक जी, हमारे ट्राइवेट के प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय राम सिंह राठवा जी, और आप सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे देश के कई ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, इसमें से अपने आदरणीय उदय साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष महोदय,
और ऐसे पुस्तक विमोचन के समय हमारे लेखक मंच और मंच के सामने उपस्थित हमारे दिल्ली के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, अभी हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जी कृष्ण रेड्डी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं धवल जी को स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ अब श्री जी किशन रेड्डी जी हैं। मैं उनका परिचय एक बार फिर से देना चाहूँगी। श्री जी किशन रेड्डी जी एक भारतीय राजनेता और पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे 2019 से सिकंदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। मैं श्री जी किशन रेड्डी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे धवल पटेल जी की पुस्तक के बारे में कुछ कहें। हाँ, मैं श्री धवल पटेल जी को से अनुरोध करूँगी कि वे श्री जी किशन रेड्डी जी को गीता भेंट करें। मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करूंगी कि वे औपचारिक रूप से सभी पुस्तक का विमोचन करें। मैं अपने वॉलंटियर से अनुरोध करूंगी कि सारे पैनलिस्ट को बुक कॉपीज़ दे दें। मैं श्री अभिनव प्रकाश जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर धवल पटेल जी की बुक के बारे में कुछ कहें। आप सभी को सादर नमस्कार। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ रेड्डी साहब, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी, मंच पर उपस्थित ट्राइफेड के हमारे चेयरमैन राम सिंह भाई साहब, अनंत नायक जी, और हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके लिए बेहतरीन पुस्तक लिखने वाले हमारे लेखक उदय भाई साहब, और आज की इस पुस्तक के लेखक हमारे धवल पटेल जी। साथियों, कुछ दिन पहले मैं क्लास में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भारत की इकॉनमी के ऊपर बात हो रही थी और उसी के सिलसिले में हमारी बात हो रही थी कि किस तरीके से पिछले 200 साल में अंग्रेज़ों ने भारत का शोषण किया था, आर्थिक उसका एक्सप्लॉयटेशन किया था। और उसी समय ये बात भी आई कि उसका विद्रोह नहीं हुआ था, क्या उसके खिलाफ कोई प्रतिरोध की आवाज़ नहीं उठी थी। क्योंकि इतने सालों तक हमको पढ़ाया गया है कि भारत को आज़ादी सिर्फ कुछ धरना प्रदर्शन करके, कुछ सत्याग्रह करके प्राप्त हो गई थी। उसी सिलसिले में ये बात भी निकली थी कि किस तरीके से पिछले 200 साल का भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कोई भी एक ऐसा दशक नहीं था जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन और विद्रोह ना हुआ हो। और उस सशस्त्र आंदोलन और विद्रोह को लीड करने वाले हमारे जो पुरोधा थे, उसमें अधिकतर हमारे आदिवासी समाज के हमारे पूर्वज थे, हमारे नायक थे। दिस ऑपोजिशन टू इम्पीरियलिज्म
by the tribal community of India over the last 2 centuries is one of the most glorious events and epoch of the resistance to imperialism anywhere in the world. लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है साथियों कि आम जनता को और ख़ास तौर पे नॉन ट्राइबल समाज को इस इतिहास के बारे में, इस संघर्ष गाथा के बारे में और इस भारत के संघर्ष के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। धवल पटेल जी से भी चर्चा हो रही थी कुछ समय पहले कि किस तरीके से 75 साल लग गए हमको इस पुस्तक को निकालने में, किस तरीके से इतने 70 साल 75 साल तक हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इतिहास की किताबों में जो हमको पढ़ाया जाता रहा है, इसमें आदिवासी समाज का, ट्राइबल समाज का योगदान क्या रहा है राष्ट्र निर्माण में, भारत के आज़ादी के लड़ाई में, उसकी चर्चा, उसका विवरण बहुत ही कम रहा है। साथियों, जब हम शेड्यूल ट्राइब समाज की बात करते हैं और शेड्यूल कास्ट समाज की बात करते हैं तो ये भारत के समाज का करीब 25% हिस्सा है और जिस इतिहास की किताबों में इस 25% हिस्से का जगह नहीं है, उसके लिए विवरण नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है, उन इतिहास की किताबों को प्रमाणिक हम इस देश में मान नहीं सकते। और इसीलिए ये हम सबका सौभाग्य की बात है कि जब देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है तब प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे कार्यक्रम की आयोजना की एक परिकल्पना की, जिसमें हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र के इतिहास में जो हमारे नायक रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने मुख्य योगदान रहा है, उनके बारे में जन जागृति का ये बेहतरीन अभियान इस समय देश में चल रहा है। और उसी के तहत आप देखेंगे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तकें ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर, ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर आ रही हैं जिसका नाम भी लोगों ने सुना नहीं होगा। इसी के क्रम में ये जो आज पुस्तक धवल पटेल जी द्वारा लिखी गई है, इसका विमोचन हो रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और मैं धवल पटेल जी को सुन रहा था जब ये बोल रहे थे कि इसमें ना सिर्फ हमारे ट्राइबल समाज के नायकों का वर्णन है, बल्कि उनका भी वर्णन है जो ट्राइबल नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राइबल समाज के लिए लड़ाई लड़ी। साथियों, ये बात बहुत आवश्यक है क्योंकि जिस तरीके से भारत की राजनीति में, भारत में जिस तरीके से हमारा कई शक्तियां ऐसी सक्रिय हैं जो समाज में अलग अलग जातियों को, अलग अलग समुदायों को, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, दलित वर्सेस जनरल कैटेगरी, अलग अलग जातियों को भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे लड़ाने का प्रयास कर रही हैं। उस समय में इस बात को एम्फेसाइज करना कि पूरा भारतवर्ष चाहे किसी भी जाति, समाज, ट्राइब का हो, उससे आने वाला व्यक्ति किसी का भी हो, सब एक साथ इस भारत के इतिहास में सबका योगदान रहा है, सबने एक साथ लड़ाई लड़ी है और आगे के राष्ट्र निर्माण में भी एक साथ आगे चलेंगे। साथियों, ये बात इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि जब हम नए भारत की परिकल्पना करते हैं, जब न्यू इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो उसमें सर्व समाज की बात होती है। और जिस तरीके से पिछले 8-9 साल में काम हुआ इस देश में, जिस तरीके से इतिहास का, जिस तरीके से हमारे जो अलग अलग समाजों के जो नायक थे, उनके गौरवमय इतिहास को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास हुआ है, मेरे ख्याल से वो एक नए भारत की सबसे मजबूत नींव साबित होने वाला है। सिर्फ ट्राइबल समाज की बात नहीं है, अलग जातियों की भी बात करें तो चाहे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में इतने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो दलित समाज से आते थे, हमारे यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, उनका भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित किया है पब्लिक डिस्कोर्स में, इतिहास में, वो अपने आप में सराहनीय कार्य है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पुस्तक एक माइलस्टोन साबित होने वाली है और इस किताब को मैं देख रहा था, इसमें किस तरीके से पूरे भारत के हर एक कोने के नायकों का वर्णन है, उनको जगह दी गई है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, ये जो हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करने की जो कल्पना है और एक गौरवशाली भारत के निर्माण की परिकल्पना है, उसमें लेखकों का भी उतना ही योगदान रहता है जितना बाकी लोगों का रहता है। मैं धवल पटेल जी को साधुवाद देता हूँ कि इस पुस्तक का उन्होंने लेखन किया और उनकी आने वाली जो पुस्तक है मोदी विद ट्राइबल, उसके लिए मैं भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। आप सबको नमस्कार। अब मैं श्री जी किशन रेड्डी जी को बुलाना चाहूँगी और अनुरोध करूँगी कि वे पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करें। भाई दमन पटेल जी और मंच पर आसीन प्रमुख महानुभाव, इस कार्यक्रम में पधारे सभी
अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। 75 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के नाम पर पुस्तक लेखक श्री धवल पटेल जी को मैं मेरा ओर से हृदय से ही बधाई देता हूं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष यानी आज़ाद का अमृत महोत्सव जो भारत का 75 इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशंस का संदर्भ में जनजातियों का जो समाज है उस समाज से आज़ाद के लिए जो क्रांतिकारी बनकर संघर्ष किया है, वैसे क्रांतिकारियों के बारे में इस पुस्तक में के नाम पर आम जनता के सामने लाना एक सराहनीय कार्य है। मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको मालूम है, भारत सरकार इस साल आज़ाद का अमृत महोत्सव के नाम पर देश में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। उसी संदर्भ में देश के जो ट्राइबल क्रांतिकारी थे, उस क्रांतिकारों जिस जिस जगह देश का आज़ाद के लिए संघर्ष किया है, बलिदान हुआ है, उन पूरे अनसंग हीरोज के लिए, अनसंग हीरोज के नाम पर कार्यक्रम करने के लिए, जो अनसंग हीरोज के बारे में आज के नवा पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बताने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसमें एक 10 ट्राइबल म्यूजियम्स देश भर में खोलने का निर्णय किया है। वैसे ही जो झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा जो ब्रिटिशों से लड़ते लड़ते बलिदान हुआ है, जिस जेल में उनको बंद किया था, उस जेल में जो शहीद हुआ था, उस जेल को हम म्यूजियम के नाम पर, बिरसा मुंडा म्यूजियम के नाम पर आविष्कार किया है। वैसे ही उनका जन्मतिथि पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के नाम पर भी हम 15 नवंबर को तिथि पर घोषणा किया है। वो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। वैसे ही ट्राइबल एरियाज में जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स के नाम पर भी ट्राइबल के स्टूडेंट्स के लिए लगातार इस 8 साल में 450 स्कूल्स का उद्घाटन किया है। वैसा ही इस आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा हम कर रहे हैं। ट्राइबल का जो समाज है, उस समाज को गौरव देने के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आज़ाद के बाद भारत का राष्ट्रपति जी एक ट्राइबल महिला को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर आज लाए गए हैं। ये भी हमारे लिए, ट्राइबल्स के लिए एक गौरव का दिवस है। वैसे ही पहली बार केंद्र के मंत्रिमंडल में लगभग 8 ट्राइबल्स सांसदों को मंत्री बनाए गए। उसमें झारखंड से, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
ओडिशा, ऐसा अलग अलग प्रांतों से 8 ट्राइबल एमपीज को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री नियुक्त किया गया। वैसा ही आज अलग अलग प्रांतों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आदरणीय धवन पटेल जी को, मैं हमारा मित्र है, एक युवा नेता भी है, गुजरात समाज से आते हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जनजाति समुदाय के अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में धवन पटेल जी अपना योगदान देते रहते हैं। इस पुस्तक में जनजाति वीरों के योगदान से परिचित आम जनता को कराने के लिए बहुत उपयोगी होगा। धवन पटेल इसका प्रयास भी किया है। मित्रों, भारत के इतिहास में जनजाति समाज का योगदान बहुत प्राचीन से है। रामायण महाभारत से लेकर आज तक हर समय पर जब भी जरूरत पड़े देश को, समाज को, इस कम्युनिटी को, कभी भी जरूरत पड़े, जनजाति समाज पूरा मन से इस समाज को रक्षा करने के लिए आगे आए हैं। इसीलिए जनजाति समाज के बारे में जितना भी हम बात करें कम है, क्योंकि दुर्भाग्य से जितना जो ट्राइबल लीडर्स आज़ाद के संघर्ष में बलिदान हुआ है, उनके बारे में पूरा तरह हमारा समाज के सामने आए नहीं हैं। इसके लिए मैं आज़ाद के लंबे समय के बाद जनजाति समाज के इस वीरा योद्धाओं का सम्मान मिलना बहुत समाज के लिए गौरव का विषय है। आज के जनता के लिए एक विषय प्राप्त करने का अवसर भी मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर सबका साथ सबका विकास को विषय के आधार पर आज सभी समाज के सभी वर्गों को न्याय करने के लिए हम प्रयास कर रहे। इसका परिणाम है आज जनजाति समाज के सांस्कृतिक विरासत और उनके इतिहासों को जीवंत रखने के लिए अलग अलग हम कदम उठा रहे हैं। प्राचीन काल से ही जो ट्राइबल लीडर्स जल, जंगल, जमीन के लिए अलग अलग लोगों से लड़े थे और उसके बाद जानवर और जनमानस के साथ जनजाति समाज का इतिहास है। जनजाति समुदाय हमारा सरकार के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रेरणा भी है और इस जनजाति समाज को सम्मान करने के लिए भारत सरकार अलग अलग प्रयास कर रहे। धवल पटेल जी के राज्य गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट राजपीपला में भी भारत सरकार ट्राइबल्स के नाम पर अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। मैं इस शब्द के साथ फिर एक बात जो पुस्तक के रूप में आदरणीय धवल पटेल जी 75 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का उनका हिस्ट्री फिर एक बात
भारत की जनता के सामने लाने के लिए प्रयास किया है। मैं ट्राइबल समाज के ओर से, भारत सरकार के ओर से, देश के जनता के ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रखे, आगे भी ऐसे पुस्तक अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से समाज के हर वर्गों के बारे में ऐसी पुस्तक लिखते रहे। मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री रेड्डी जी। अब हम पैनल डिस्कशन शुरू करने जाएंगे जो श्री अभिनव प्रकाश जी द्वारा संचालित किया जाएगा। हम पैनल डिस्कशन के बाद एक Q&A सेशन करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, जिसे भी पैनलिस्ट के लिए सवाल हैं वे एक कागज़ पर लिख लें और हमारे वॉलंटियर्स को दे दें। संचालक श्री प्रकाश जी Q&A सेशन का संचालन करेंगे। अब हम सत्र शुरू करेंगे। थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि समय थोड़ा कम है, जैसा बताया गया है, तो हम लोग श्री जी किशन रेड्डी जी अभी जाएंगे। मैं धवल पटेल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ उनको विदा करें। हम पुस्तक पे परिचर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर जी से पूछना चाहूँगा। समीर जी, जब हम आज़ादी की लड़ाई में और भारत के निर्माण में योगदान की बात करते हैं और उसमें ट्राइबल समाज की योगदान की बात करते हैं, आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियाँ रहीं कि 70 साल से अधिक लग गए हमको इस विषय पे चर्चा करने में, इस विषय पे पुस्तकें आने में? ऐसा क्या रहा आज़ादी के बाद, या इस तरीके से कौन सी परिस्थितियाँ रहीं कि 75 साल जब हमारे पूरे हो रहे हैं तब ये मुद्दा जो हमारे नायक हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये इनकी प्रमुखता से उनको पब्लिक डिस्कोर्स में उठाया जा रहा है, रखा जा रहा है? ऐसी क्या परिस्थितियाँ आज के समय में हैं जो ये संभव हो पा रहा है? निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने रखा है। वास्तव में अभी जो अपने माननीय किशन रेड्डी जी ने अपने उद्बोधन में बोल रहे थे कि जनजाति समुदाय का भूमिका प्राचीन काल से लेकर के बीच के कालखंडों में भी, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, या तो अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनकी जो है भूमिका रहा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और आज भी अगर हम अपने देश के संदर्भ में कहें तो जनजाति समुदाय हमेशा से अपने देश का सबसे पहला रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, हमारे इस देश के अंदर कोई भी ऐसी दूसरी गतिविधि हमें परेशान करने के लिए ना रहे, इसकी चिंता करते हुए आप देश के सीमाओं में अगर चारों दिशाओं में आप देखेंगे तो आप जो है त्रिपुरा से लेकर के उधर जो है नागालैंड और अरुणाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर ऐसे घूम करके आप आते हैं, तो साउथ में भी आप जाते हैं तो देखते होंगे कि सभी सीमाओं में हमारे जनजाति समुदाय के लोग आज भी अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ पर बसे हुए। इससे सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रति कितना राष्ट्रभक्ति का भाव है, और ये लगातार अपनी भूमिका निभाते आया। और आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए,
इस बीच के कालखंड में कभी वह समाज नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, कभी नहीं कहा। और लगातार आज भी देश के प्रति उनकी जो है एक जो श्रद्धा भाव, सेवा भाव, सुरक्षा भाव लगातार चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथों सत्ता का बागडोर रहा, उन लोगों ने इस महती भूमिका को नहीं समझा। या तो इनकी योगदान जो रही है, इनको राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बताने का काम नहीं किया। अब इसमें बहुत चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसको मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आज इतने सारे बातों को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा कि जिस समुदाय का और उस समुदाय से कई ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस देश के महापुरुषों की जो भूमिका रही है, इस बात को निश्चित रूप से आज के इस देश के समाज के सामने आना चाहिए, जो कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कई प्रकार के जो कार्य उन लोगों ने किया है, इसको देश के सामने लाना चाहिए, दुनिया के पटल पर आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए, चिंता करते हुए आज जो है आज़ाद भारत में पहली बार किसी शख्स ने इस बात को आगे बढ़ाया तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया। और इनके जीवनी उपलब्धि कैसे हमारे देश के नई पीढ़ी के नए लोग जाने समझे, इसलिए हमारे जितने जो है अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में देश के प्रचीर लाल किला से 2016 में उन्होंने हमारे ऐसे आज़ादी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का नाम लिया। उसमें से खास करके भगवान बिरसा मुंडा जी जिस प्रकार से केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ गांव के लोगों को एकत्र करके, सशक्त करके हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, स्वावलंबी कैसे हो सकते हैं, हम देश को सुरक्षा बचाते हुए हम समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात का चिंता करने वाला भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बताया। और आज ऐसे लोगों को हम इनके माध्यम से याद कर रहे हैं, कई प्रकार के विषयों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इस घड़ी पर यह जो देश के अंदर कोने कोने में, चाहे केरल के तलक्कल चंदू से लेकर के रानी माँ गाइडियोल्यू नॉर्थ ईस्ट, हमारे भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू से लेकर के हमारे कई भील समाज के हमारे क्रांतिकारी पुरुषों ने, तात्या भील जैसे लोगों ने जो अपनी भूमिका निभाई, ऐसे जीवनी और उपलब्धि को पुस्तक के माध्यम से संकलित करके हम सबों को, नए पीढ़ी के नए लोगों को बताने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेकर के हम समाज जीवन में, समाज के कार्य को आगे बढ़ने में हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगा। इस भाव के साथ में यह चल रहा, ऐसा मुझे लगता है अभिनव जी। और वास्तव में ये कमी रही थी, भूल रही थी, या कोई योजना रही थी, देर लेकिन दुरुस्त अभी आया है। हम सब लोग जो है ऐसे सारे बातों से पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे और समाज जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत सारी पुस्तकें इस विषय पे आएंगी। उदय जी, आपने इस पुस्तक का फॉरवर्ड लिखा है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अधिकतर ये परसेप्शन बना रहता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगे, अंग्रेज़ भारत छोड़ के भाग गए, लेकिन जो इतिहास दिखता रहा है इसमें हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं।
जैसा कि कोई भी दशक ऐसा 200 साल का नहीं रहा है जब एक आर्म्ड रिबेलियन ना हुआ हो, सशस्त्र विद्रोह ना हुआ हो अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें दसियों हज़ार हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें हमारा ट्राइबल समाज सबसे अग्रिम भूमिका में खड़ा पाया जाता है। सो ये जो सबॉल्टर्न हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल है, वो खासतौर पर ट्राइबल जो हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा अगर विस्तार से बताएंगे और उसको क्यों अभी तक इतिहास के दायरे में नहीं इंक्लूड किया गया था। इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। बिना खड्ग बिना ढाल के लिए हमने आज़ादी, उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। देखिए, गांधी जी की हत्या जो हुई, दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ, उसका लाभ उठा के ऐसे लोग पावर में आए जिनकी भारत की संस्कृति में विश्वास या तो कम था या तो नहीं था। और सावरकर ने 1952 में जब उन्होंने अभिनव भारत का विसर्जन किया, उस दिन जो उन्होंने स्पीच दिया उसमें उन्होंने उल्लेख किया इस बात का कि जिन लोगों ने बंदूक और तलवार से लड़ी देश की आज़ादी के लिए, उनको भी स्थान मिलना चाहिए, और जो लोग ने अहिंसा के माध्यम से लड़े उनको भी स्थान मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो हमारे आदिवासी समाज का पूरा जो इतिहास है, जो काफ़ी पुराना है, आप देखिए कि तांतिया भील का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ था, रॉबिन हुड करके उनको बताया गया था। तो बहुत पुराना इतिहास है। मेरे पास एक किताब है 1950 में लिखी गई थी, उसमें जो 150-200 साल का जो ट्राइबल हिस्ट्री का इतिहास का पूरा उल्लेख है उसमें, कई अपराइजिंग्स हुए। ये जो वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर इसका बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। तो टुक में अगर गांधी जी वाला एपिसोड ना होता तो ये जो खिलवाड़ इतिहास के साथ हुआ वो ना होता, लेकिन हुआ और 60 साल लग गए। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ये जो काल है, अभी जो फेज है, ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल है। इट्स ए फेज ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग। ये शुरू होना चाहिए था 1947 के बाद, क्योंकि हमारे जो महान संत हो गए, विवेकानंद हो, श्री अरविंदो हो, स्वामी प्रणवानंद जी मेरे जो गुरु मानता हूँ जिनको, वो हों, दयानंद सरस्वती हों, इन्होंने एक पूरा वातावरण बना के रखा था। लेकिन गांधी जी की हत्या ने उस बात को पूरा उल्टा कर दिया और 60 साल तक ऐसी राजनीति चली, जिसमें इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चली, हिंदू हकों का हनन करके। और ये जो ट्राइबल इतिहास, फ्रीडम फाइटिंग का जो इतिहास है, वो जो शिकार बना, वो उसी चैप्टर का भाग है। लेकिन अब जो समय चालू हुआ है, प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और अपन जब, मैं तो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मेरे अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो मैं जब प्लेन में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे भी कई बार, हालांकि मैं इतिहासकार हूँ, लेकिन मुझे कई बार नए लोगों का योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है प्लेन के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से एक स्वर्ण काल का आरंभ हो चुका है, ज़्यादा हिस्ट्री राइटिंग का सवाल। धन्यवाद। ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कि ये अमृत काल का समय शुरू हो रहा है, एक पुनर्जागरण, एक रेनेसांस का समय शुरू हो रहा है। राम सिंह जी, एक हम जो मुद्दा देखते हैं इस पे, जो हमारा ट्राइबल विद्रोह जितने हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था कि ट्राइबल समाज का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक रूप से उनका दमन, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी शुरू हुआ, उसके बाद भी काफ़ी समय तक चलता रहा। तो ट्राइबल समाज को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए, उसको इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अभी क्या प्रयास ऐसे चल रहे हैं जिससे जो एक पुरानी जो पीड़ा थी उसको कम किया जा सके, उनका जो योगदान रहा है उसको भी याद किया जा सके? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। ट्राइबल समाज का जो रहन सहन, खान पान, कला, संस्कृति, इसके पहले किसी सरकार ने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया है।
जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो शहर से दूर रहने वाले जो समाज है, यानी जंगल में रहने वाले जो समाज है, आदिवासी समाज, उनके पास बहुत सारी कलाकृतियाँ और हैंडीक्राफ्ट वर्क है। उनको बाजार देने का काम किस तरह से बाजार दे और वो जंगल में उत्पादित होने वाले जड़ी बूटियों को एकत्रित करके कैसे बाहर की दुनिया को वो ला के दे, उसके लिए पूरा प्रयास किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन बंधु कल्याण योजना के माध्यम से वन धन योजना बना के आदिवासी खुद एक व्यापारी बने, उसके लिए एक काम किया हो। और उसमें ये जो ट्राइफेड है उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आदिवासी बंधु कलाकृति जो भी बनाएंगे उनको हम प्रमोट करने के लिए, उनको मार्केट देने के लिए, उनकी जो कलाकृति है वो हम खुद खरीद के ले आएंगे। और हमारे देश भर में करीब 119 ट्राइब्स इंडिया की शॉप है, वहाँ ये पूरा रख के हम बिक्री कर रहे हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अभी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक ट्राइब्स इंडिया का आदि महोत्सव यहाँ नेशनल स्टेडियम में हुआ। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उनके हाथों से उनका ओपनिंग हुआ और बताया अगर ग्लोबल वार्मिंग का अगर कोई समाधान ढूंढना है तो ये आदिवासी समाज से ढूंढना मिलता है, ये बात बताई। तो ये बहस करेंगे तो बहुत लंबा विषय है। और मैं मानता हूँ ये सरकार ने जो इनिशिएटिव जो कदम लिया है उसके लिए हमारे आदिवासी समाज ये व्यापार धंधा में आगे आ रहा है। जी भाई साहब, एक हम कुछ समय से देख भी रहे हैं कि सरकार की काफ़ी योजनाएं भी रही हैं कि लोगों को मार्केट उपलब्ध कराया जाए। एक मार्केट पे फोकस है, लोगों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में क्वेश्चन है। लेकिन अनंत नायक जी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी एक बहुत बड़ा स्थान है ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज को, हमारे जनजाति समाज को, कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और लीगल राइट्स का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो किस तरीके से पिछले दशकों में बदला है, मजबूत हुआ है, और आगे किस तरीके से इसमें कार्य करने की आवश्यकता है? अभिनव जी, हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का बात बोल रहे हैं ना, ट्राइबल का कैरेक्टर को बारे में भी जानना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा संविधान प्रणेताओं को, ऐसे संविधान बनाए जो विश्व में किसी देश में जनजाति को इतना राइट्स नहीं दिए जो भारत का संविधान जनजाति समाज को जो राइट्स दिया है। और राइट्स, लेकिन दुर्भाग्य का बात, इंडिपेंडेंस के बाद उसी आधार में जो अमल होना चाहिए था नहीं हुआ है। इसका 3-4 कारण है। मैं इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, धवल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। 1857 सिपाही विद्रोह से पहले भारत में लगभग 30 से ज़्यादा जगह में, 12 से ज़्यादा स्टेट में जनजाति समाज सामूहिक ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किए हैं। और 1857 का बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ था, वो जो मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था कि जहाँ जहाँ पर ट्राइबल है वहाँ पर ज़्यादा इंग्रेज सोल्जर मरे हैं और ज़्यादा इंग्रेज सोल्जर कैजुअलिटी हुए हैं। और इसके बाद उसका जो ब्रिटिश का जो रूल का प्रणाली चेंज हुआ। 1857 में फरेस्ट एक्ट लागू कर दिया, 1871 में ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट लगा कर दिए, जिस कारण से ये दोनों मिलाने के कारण से इतिहास में जनजाति का नाम नहीं आया है। और आज का डेट में धवल जी जैसे काम किए हैं, जो रियली जो देश में जनजाति समाज के बारे में इतिहास लगभग ये 3 नंबर है। NCST एक ही निकल आया था, दूसरा
इंदिरा गांधी कला केंद्र, ये तीसरा है। और आज तक देश में इसे सामूहिक रूप से नहीं आया था। इसलिए ये जो जब कैरेक्टर का बारे में, और 75 साल हो गया, जनजाति समाज का कैरेक्टर को कोई ध्यान नहीं दिए हैं। और आज सौभाग्य का बात की, देश का ऐसे प्रधानमंत्री मिला देश को जो जनजाति समाज का अंदर में क्या सोचे, उसका कैरेक्टर क्या है, और उसी आधार में वो अपना शासन में लगाए। तीनों चीज़ हम जब डेवलपमेंट का बारे में सोचते हैं, हम डेवलपमेंट का बारे में सोचेंगे और उसका अस्तित्व का बारे में सोचेंगे नहीं, और या अस्मिता के बारे में नहीं सोचेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि ये तीनों मिला हुआ है। उसका क्या, जो अस्मिता, अस्तित्व और विकास, ये तीनों मिला हुआ है। और इसी आधार में पार्लियामेंट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो राइट्स दिया गया है, वो राइट्स को इसके जो प्रशासन उसको करना चाहिए था, और जो लोक प्रतिनिधि उसको बनाने वाले थे, बोध हुए। मैं जो सोच रहा हूँ, शायद ये ट्राइबल का कैरेक्टर का बारे में समझ में कमी था। यदि ट्राइबल का कैरेक्टर का बारे में उसको समझ आता हो जाता, फिर ये धीरे धीरे आज ऐसा स्थिति नहीं होता। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, जब अनुसंधान करते हैं वहां पर ट्राइबल पाई जाती है, इसका मीन ट्राइबल को कितना निचले स्तर तक लोग देख रहे थे। और आज प्रधानमंत्री उसको अनुसंधान, स्किल डेवलपमेंट, उसका परंपरा ज्ञान बढ़ाओ। आज ऐसे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री ट्राइबल का दिल का बात सुनते हैं, और ट्राइबल का जो कैरेक्टर है, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वहाँ जाइए, उसका डेवलपमेंट सोचिए। क्योंकि ट्राइबल का जो कैरेक्टर साइनेस है और जो स्वाभिमानी है, किसको कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरा बात, जो राइट्स बात आ रहा है, ट्राइबल कभी राइट्स का बारे में नहीं सोचता है। जो इंडिपेंडेंस में कुछ किताब में लिखा गया है, मैं भगवान बिरसा मुंडा का 5-6 किताब पढ़ा हूँ, हर किताब में अलग अलग उसका, क्योंकि एक तरफ देख करके किताब लिखे हैं, ये तीनों तरफ अस्मिता, अस्तित्व, ये दोनों को, उसका एग्जिस्टेंस, उसका परंपरा, उसका समाज स्थिति उसी टाइम में क्या था, उसी आधार में यदि लिखते तो डिटेल भगवान बिरसा मुंडा के बारे में दूसरा जो किताब पढ़ता है उसको मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री आज देश का सौभाग्य का बात, ऐसे प्रधानमंत्री जो ये तीनों चीज के आधार में, और वह अपना योजना के आधार में कर रहे हैं उसी को, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री। जी जी आनंद जी, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जब भी ट्राइबल समाज की बात होती है तो बोला जाता है दीज पीपल। ये दीज पीपल बोलते ही आपने अलग कर दिया। तो मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत लोगों की धारणाएं भी बदलेंगी कि किस तरीके से ट्राइबल समाज हो, नॉन ट्राइबल समाज से मिल के भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। एक कॉमन फीचर है, एक सबका शेयर्ड फीचर है। धवल जी, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। ये हमारे एक पत्रकार हैं पवन कुमार जुनेजा जी, इन्होंने कहा है कि जनजाति समाज के ऊपर पुस्तक लिखने से क्या जनजाति समाज का उत्थान होगा। और ये आप देखिए प्रश्न बहुत बार आता है कि क्या किसी की मूर्ति बना देने से, उसके नाम पे कुछ दिवस लगा देने से, क्या उसके बारे में कुछ सेलिब्रेशन कर देने से क्या उस समाज का कुछ उत्थान होगा। लेकिन इसमें ये बात है कि ये प्रश्न कभी और समाज से नहीं पूछा जाता, लेकिन ट्राइबल समाज से पूछा जाता है। आप इसका जवाब कैसे देते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पहले जैसे मैंने अपनी स्पीच में ही बात की, समीर जी, किशन जी ने बात की कि अभी तक हमारे ट्राइबल के जो वीर योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी बातचीत ही नहीं हुई थी। तो पहले ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे तो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको लगेगा कि अगर वो कुछ अच्छा काम करेंगे तो वो नोटिस में लेंगे और वो सेलिब्रेट भी करेंगे। जहाँ तक उत्थान की बात है, जहाँ तक हमारे ट्राइबल समाज के उत्थान की बात है, तो जैसे समीर जी और किशन जी बता रहे थे कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, 2014 में सिर्फ 18,000 करोड़ का बजट था, जो अभी 95,000 करोड़ का बजट हमने ट्राइबल्स के लिए किया है। साथ ही साथ जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के स्टार्टअप के लोग हैं, वहाँ पे स्टार्टअप की कोई योजना नहीं थी, तो वो हम लोग हर साल अभी 20,000 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर ट्राइबल में कुछ इशू है तो वो है हमारा रूरल से माइग्रेशन हो रहा है सिटी की तरफ, और जो हमारी ट्राइबल की
कल्चर आइडेंटिटी है वो खो रही थी। तो इसी अंतर्गत हमने ट्राइबल मिनिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री और ट्राइबल मोर्चा ने साथ मिलके हमने ट्राइबल क्लस्टर डेवलपमेंट योजना का शुरुआत किया है। उसके अंदर वो हम लोग, हमारे 47 ट्राइबल सांसद है, उसमें से 41 हमारे भाजपा के हैं। तो 41 सांसदों को हमने टारगेट दिया है कि आपको आपके संसदीय क्षेत्र के अंदर ही रूरल इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वहाँ पे चिकित्सा का पूरा योजना हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अलग अलग इंडस्ट्री लगे, वहाँ पे स्कूल हो। तो इससे हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और इससे भी हमारे ट्राइबल का उत्थान होगा। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे आयुष्मान भारत स्कीम है, हर घर योजना स्कीम है, जल जीवन मिशन स्कीम है, आयुष्मान भारत है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ मिला है तो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को ही मिला है। तो ये हमारे सवाल का जवाब है कि हमारी जो मोदी सरकार है वो ट्राइबल के जितने भी हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनको न्याय भी दे रही है और साथ ही साथ उनका उत्थान भी कर रही है। धन्यवाद। इसका मैं एक बड़ा संक्षिप्त में जवाब देना चाहूँगा। कोई भी देश, समाज के उत्थान का एक स्रोत होता है गर्व की भावना। वो उस समाज के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसी पुस्तक जब आती है उससे गौरव की भावना पैदा होती है और उससे एक पूरी प्रगति को पूरा वेग मिलता है। ये बात आपकी सही है। किताब ने गौरव की भावना पैदा करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। See, the nations are about imagined communities, right? So if people do not relate to each other, then you cannot progress as a nation, and other sections of society can also progress. So this is this is an important point. हमारे साथ हमारे बीच में प्रियांक कानूनगो जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ऐसा यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि हमारे जो आदिवासी समाज के हीरो रहे हैं इनके बारे में पुस्तक लिखने में इतना दशकों का समय क्यों लगा, और अभी भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास ऑडियंस के रखे हुए हैं कि स्कूल के सिलेबस में क्यों नहीं है ये अभी तक, और ऐसा क्यों आएगा। और हम अपने जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल्स में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, उनको किस तरह से सेंसिटाइज करें अपने इतिहास के बारे में, अपने साझा इतिहास के बारे में, और ख़ासतौर पे जो हमारा ट्राइबल समाज है उसके इतिहास के बारे में। देखिए, पहले तो मैं धवल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भारत के जनजातीय समाज के क्रांतिवीरों की गाथा उन्होंने संजोने का काम किया और उसको प्रकाशित करवा के हम लोगों के बीच रखने का काम किया। जैसा अभी माहुरकर जी ने बताया कि अगर हम अपने हीरोज़ का ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे तो समाज में कोई प्रेरणास्पद ऐसे फिगर्स ही नहीं होंगे जिनके पीछे समाज चले। भारत तो जिस प्रकार का देश है प्रतीकों पे चलता है, तो वनवासी समाज के प्रतीक कभी पूजे नहीं गए, और ये जो प्रयास है वो प्रतीकों को पूजनीय बनाने के स्थान पर ले जाने की जो कोशिश है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और इतिहास इस बात को लिखेगा। देखिए, हम लोगों ने अभी, मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे ही आता हूँ यहाँ से, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अमृत वर्ष का शुभारंभ किया और अमृत काल में हम लोग जा रहे हैं स्वतंत्रता के, तब ये बात हुई कि उन क्रांतिवीरों की गाथाएं भी लोगों तक पहुँचे जिनके बारे में बात नहीं की गई। तो एक जैसे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम लोगों ने बच्चों तक पहुँचाने के लिए उसको अध्ययन करना शुरू किया। तो भगवान बिरसा मुंडा ने तो अपने बाल्यकाल में ही जो क्रांति की बात थी, जो क्रांति की लड़ाई थी, वो शुरू की थी। भगवान बिरसा मुंडा 9वीं क्लास में पढ़ते थे और उनसे स्कूल में बोला गया, एक मिशन स्कूल था, उसने बोला कि तुम्हारे देवी देवता जो हैं इनको पूजना बंद कर दो और तुम क्रॉस लटकाओ और कन्वर्ट हो जाओ। तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। तो ये 200 साल, 300 साल, 400 साल से जो हो रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी के खुद के हीरोज़ को डेवलप मत होने दो, दूसरे हीरोज़ उनके ऊपर थोप दो। वरियर एल्विन एक बहुत बड़ा नाम है, माहुरकर साहब उसके बारे में प्रकाश दे पाएंगे। वरियर एल्विन ने, जो हम बात कर रहे हैं कि किताबों में क्यों नहीं पढ़ाए जाते ट्राइबल हीरोज़, सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी मैं किसी को मानता हूँ तो वरियर एल्विन को मानता हूँ।
ये मेकाले से भी बड़ा दुराग्रही और मेकाले से भी बड़ा पापी भारत के समाज के लिए था। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जो है सलाहकार था। अगर उसको मैं सीधी भाषा में बोलूं तो पीडोफाइल था, बच्चों का यौन शोषण करने वाला था, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में ख्याति थी। आप सोचिए ज़रा, 13 साल की बच्ची से कोई ब्याह करता है और उसके बाद उसकी नग्न तस्वीरें विदेशों में प्रकाशित करता है। ऐसे लोगों को इतिहास लिखने का काम दिया गया ट्राइबल्स के, इसलिए बच्चों के बीच में वो चीज़ें नहीं पहुंची। एक महिला, एक बच्ची 13 साल की, उसके साथ विवाह किया मंडला ज़िले में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद उसकी नग्न तस्वीरें दुनिया में प्रकाशित की, ये कह के कि मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, मानव विज्ञानी हूँ और ट्राइबल्स के उत्थान के ऊपर काम करता हूँ, उनके विकास क्रम के ऊपर प्रकाशित करता हूँ। तो इस तरीके के लोगों को अगर हमने ये काम दे रखा था तो वो दुराग्रह था, और यही एक सबसे बड़ी वजह थी। अब धवल जी जैसे लोग लिखेंगे, जब लिखा जाएगा, सही पक्ष सामने लाया जाएगा, तो डेफिनेटली ये बातें बच्चों तक पहुँचेंगी, एनसीईआरटी करिकुलम में आएंगी और देश इसको समझ पाएगा। धन्यवाद। हमारे पास इस समय बहुत कम है, लेकिन अगर ऑडियंस के और कुछ प्रश्न हो तो उसको हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम चर्चा को समापन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, समीर जी, मैं चाहूँगा कि आप एक क्लोजिंग रिमार्क्स दें कि आने वाले समय में, ये आने वाला जो हमारा अमृतकाल है, उसमें ऐसे क्या कार्य किए जाएं जो हमारा ट्राइबल समाज है उसका सशक्तिकरण हो सके और राष्ट्र की मुख्य धारा में वो आगे जुड़ सके और एक नए भारत का निर्माण हो। देखिए, जनजाति समुदाय बहुत ही स्वाभिमानी है, स्वावलंबी भी है। हम पूरे देश के अंदर, हम जितने भी सार्वजनिक जगह, रेलवे स्टेशन, ऐसे जगहों में आप घूमते होंगे तो ये जो मांगने वाले में से में बहुत ही रेयर अपवाद में ही कुछ मिलते हैं। वो इतने स्वाभिमानी है कि वो अपने से, खुद से कुछ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में बीच के समय में उनको कैसे सशक्तिकरण करते हुए, एम्पावर करते हुए आगे बढ़ाना, ये नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो इस देश के अंदर ऐसा जो माहौल भी बन रहा है, काम भी हो रहा है, इससे जो है जनजाति समुदाय निश्चित रूप से सशक्त होते हुए, आत्मनिर्भर होते हुए, वो आज जो समाज में जो कमी है उसको पूरा करते हुए समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कि पहले जो है जनजाति समुदाय में जो भी हो, ये लोकतंत्र में आज़ादी के बाद खास करके लोगों ने उसको यही कहा, तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है, तुम्हारे पास मकान नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये कहकर के उनकी जो मानसिकता को जो है कुंठित करने का काम किया। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैसे उसको एम्पावर करना है, कैसे उसको आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे स्वावलंबी बनाना है, कैसे चाहे सभी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में कैसे हो, हम जंगल में रहते हैं तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो उनका जीवन का आधार था, उसको कैसे पुनर्जीवित करते हुए उसके लिए जो योजना किया जाए, ऐसे सारे चीज़ें, सारी बातें जो देश भर में चल रहा है, इससे लगता है कि निश्चित रूप से आप जो कहे हैं कि कैसे ये आगे स्वावलंबी होकर के आगे बढ़ेगा, तो ये लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वजों का जो है जीवनी उपलब्धि को भी देखते पढ़ते आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।
Thank you. It's a very interesting topic and we can continue for one more hour. But मुझको बार बार बोला जा रहा है कि समय समाप्त हो रहा है. But thank you, distinguished panelists, and thanks a lot, Dhaval, for writing this book, and best wishes for your next book, which I think will be much more interesting, which is Modi with Tribal. I think that will answer a lot of questions in propaganda which is thrown at your way and the party's way. But thank you, audience, for being here till this late in the evening, and looking forward to your continued support and patronage for the books which are coming out by the young authors like Dhaval Patel. Thank you. Thanks a lot.